मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान भूगोल से संबंधित एग्जाम की दृष्टि से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए हमारी इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के संबंध में कौन सा सही है। तो देखिए हम ऑप्शन देख लेते हैं इसके। राजस्थान का अधिकांश विस्तार उपोष्ण कटिबंध में है। तो देखिए क्या ये सही है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ राजस्थान के बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कहां से? राजस्थान के बांसवाड़ा से। अब मैंने ये 23.5 डिग्री क्यों बताया है आपको, तो देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ यही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो इसके अलावा राजस्थान के सभी जिले वो किस में आएंगे? उपोष्ण कटिबंध में। तो ये देखिए आप दक्षिणतम हिस्से पर बांसवाड़ा स्थित है, जहां पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और इसके उत्तर में जो जिला है वो है श्री गंगानगर। तो यहाँ पर श्री गंगानगर है। तो श्री गंगानगर की तरफ कौन सा एरिया आ जाएगा? तो वो आ जाएगा उपोष्ण कटिबंध, यानी 30 डिग्री नॉर्थ तक, 23.5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ तक कौन सा कटिबंध है? उपोष्ण कटिबंध। मैंने ये आपको पहले भी पढ़ाया है कि उपोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। तो उपोष्ण कटिबंध जहां पर उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध मिलते हैं उस जगह को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या है? सही है। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। तो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण जाने पर सूर्य का सीधापन पड़ता है। अब इसको भी हम देख लेते हैं। क्या कहा है? उत्तर से दक्षिण आने पर। तो चलिए उत्तर से दक्षिण आ जाते हैं। ये तो देखिए हम सभी जानते हैं कि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर गिरती है। कहां पर? कर्क रेखा पर। अब ये तो सूर्य की लंबवत किरणें गिरने वाला क्षेत्र हो गया, यानी कि सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ गिरती है? बांसवाड़ा पर। अब श्री गंगानगर में कैसी गिरेगी? तो श्री गंगानगर में राजस्थान में सूर्य की किरणों का सबसे ज्यादा तिरछापन पाया जाता है। तो ठीक है, राजस्थान में श्री गंगानगर उत्तर की तरफ है, तो जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ आएंगे सूर्य की किरणों का सीधापन भी बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। तो चलिए हम राइट मार्क कर देते हैं इसको। अब ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखते हैं। राजस्थान की लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई अधिक है। तो ठीक है भाई, हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई हो गई 826 किलोमीटर। कितनी? 826 किलोमीटर। अब देखिए चौड़ाई भी देख लेते हैं। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ राजस्थान की चौड़ाई कितनी है? तो वो है 869 किलोमीटर, यानी कि 869 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है कि भाई राजस्थान लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई में अधिक है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 4 क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 है, राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है। तो भाई हम ये भी देख लेते हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो ये आपका उत्तर पश्चिम है। तो इसने कौन सी विकर्ण की बताई है? इस विकर्ण की। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की विकर्ण की लंबाई 784 है। क्या ये सही है? तो देखिए ये वाला गलत है। इस वाली विकर्ण की लंबाई है आपकी 850 किलोमीटर। कितनी? 850 किलोमीटर। अगर वो कहता कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की विकर्ण की लंबाई 784 है,
तो वो सही होता, क्योंकि इस विकर्ण की लंबाई 784 है, लेकिन अभी ये गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो चलिए इसको रॉन्ग मार्क कर देते हैं और ढूंढते हैं भाई आपका ऑप्शन में सही आंसर कहाँ है। तो आपके सही कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होती है, कारण बताइए। तो चलिए भाई बताते हैं कि अरब सागरीय मानसून पश्चिमी राजस्थान में बारिश क्यों नहीं करता। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, अरावली की दिक् स्थिति। तो देखिए अरावली एक पट्टीनुमा संरचना के रूप में राजस्थान में है। ठीक है, जो राजस्थान का 9% भूभाग घेरे हुए है। अब अरब सागरीय मानसून यहां पर आता है, लेकिन अरावली के समानांतर कुछ इस तरीके से होकर गुजर जाता है। तो कोई अवरोध ही नहीं है। जब अरब सागरीय मानसून के बीच कोई अवरोध नहीं है तो ये बारिश नहीं करेगा। तो आपका पहला कारण क्या है? सही है, तो हम इसको राइट मार्क कर देते हैं। अब दूसरा क्या है? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। तो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है? तो अरावली के पश्चिम में क्या है? थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। लेकिन ये वृष्टि छाया वाला कॉन्सेप्ट जो है ये अरब सागरीय मानसूनी धाराओं पर लागू नहीं होता। ये किस पर लागू होता है? तो ये लागू होता है बंगाल की खाड़ी के मानसून पर। किस पर? बंगाल की खाड़ी मानसून पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। तो हम इसको रॉन्ग मार्क कर देते हैं कि भाई ये गलत है। अब ऑप्शन नंबर 3, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं किस तरीके से प्रभावित करती है अरब सागरीय मानसून को? तो देखिए आपने नाम सुना होगा एल नीनो का। तो एल नीनो का प्रभाव जब अधिक होता है तो भारत में अरब सागरीय मानसूनी धाराओं का प्रभाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो राजस्थान में बारिश नहीं करती है। तो ठीक है, ये वाला कारण भी सही है, तो हम इसको भी राइट मार्क कर देते हैं। अब ये क्या है? महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो महाद्वीपीयता का मतलब होता है समुद्र से दूरी। अब समुद्र से दूरी का मतलब हो गया कि भाई राजस्थान तो समुद्र से बहुत दूर है, और राजस्थान का समुद्र से दूर होने की वजह से अरब सागरीय मानसून की हवाएं जब तक राजस्थान पहुंचती है तब तक उनकी नमी में कमी आ जाती है, और नमी में कमी आ जाने की वजह से वो राजस्थान में बारिश नहीं कर पाती। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है? राइट है। तो अब हमारे राइट कौन से हो गए? 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग सही सुमेलित है? हमें सही ढूंढने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में एक तरफ दे रखे हैं राजस्थान के जिले और दूसरी तरफ उनकी आकृति, यानी उनका आकार क्या है, और वो हमें मिलाना है। तो सबसे पहले राजस्थान की ही बात करते हैं। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? तो आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की आकृति कैसी है। और हमारी इस क्लास को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और उनको बताइए राजस्थान भूगोल के इस क्लास के बारे में, जिससे उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। अब इसको पतंगाकार कहा किसने था? किसी ने तो कहा ही था, तो किसने कहा था? तो देखिए राजस्थान को पतंगाकार कहने वाले थे T.H. हैंडले। T.H. हैंडले ने राजस्थान को सर्वप्रथम पतंगाकार कहा था। पतंगाकार यानी पतंग के आकार के समान।
अभी तो मकर संक्रांति गई है, हम सबने पतंग उड़ाई है, तो अपना राजस्थान भी कैसा दिखता है, उसी पतंग जैसा दिखता है। ठीक है, तो राजस्थान की आकृति के संबंध में हमने देख लिया। अब देखते हैं जोधपुर। तो जोधपुर की आकृति कैसी है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जोधपुर की आकृति अनियमित बहुभुजाकार होनी चाहिए, जो गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ठीक है, अब जैसलमेर की आकृति, जैसलमेर की आकृति देखिए अनियमित बहुभुजाकार है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, यानी 7 भुजाओं वाला जिला जैसलमेर। तो आपकी जैसलमेर की आकृति होगी अनियमित बहुभुजाकार, जोधपुर की आकृति है मयूराकार। अब सीकर के बारे में देखते हैं। सीकर की आकृति के संदर्भ में सही है कि सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट है। ऑप्शन नंबर डी करौली, करौली का आकार कैसा बताया है, बतकाकार, तो करौली के संदर्भ में भी ये सही है, बतख के आकार के समान कौन सा जिला है, करौली, तो करौली आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 आपके राइट हैं, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रोफेसर रामलोचन सिंह, प्रोफेसर वीसी मिश्रा, प्रोफेसर तिवारी एवं सक्सेना, कैप्टन बर्ट। तो देखिए राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, तो ये भौगोलिक प्रदेशीकरण सबसे पहले किया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को सबसे पहले भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। इनकी बुक थी राजस्थान का भूगोल, क्या, राजस्थान का भूगोल, जिसको 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने इनकी एक बुक प्रकाशित की थी राजस्थान का भूगोल, जिसमें इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। कितने, 7 भौगोलिक प्रदेशों में। और अब हम कितने पढ़ते हैं, तो अब हम राजस्थान के 4 भौतिक विभाग पढ़ते हैं, और प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था, 7। ठीक है, अब देखिए प्रोफेसर रामलोचन सिंह के बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रोफेसर रामलोचन सिंह जो है, इन्होंने भी 1971 में भारत का प्रादेशीकरण किया था। किसका किया था, भारत का, जिसमें इन्होंने राजस्थान को 2 भागों में विभाजित किया था, जिसमें एक था राजस्थान और दूसरा था राजस्थान पठार। कौन सा, राजस्थान व राजस्थान पठार। ठीक है, अब यहां पर ये संतुष्ट नहीं होते, इसके अलावा भी इन्होंने कर दिए, तो इसका उप विभाजन कर दिया इन्होंने, और उप विभाजन करने के बाद इन्होंने इसको 4 उप प्रदेश व 12 लघु प्रदेशों में विभाजित कर दिया। कितने, 4 उप प्रदेश व 12 लघु प्रदेश। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया कि इन्होंने 1971 में भारत का प्रादेशीकरण किया था, जिसमें राजस्थान को इन्होंने सबसे पहले 2 वृत्त भागों में बांटा था, जिसमें एक था राजस्थान और दूसरा था राजस्थान पठार। फिर उन्होंने वापस से उप विभाजन कर दिया, जिसमें इन्होंने राजस्थान को 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है, अब प्रोफेसर तिवारी जी और सक्सेना जी, इन्होंने भी राजस्थान का विभाजन किया था। तो इन्होंने वो विभाजन कब किया था, इन्होंने किया था 1996 में, और विभाजन किसके आधार पर किया था, तो इन्होंने विभाजन किया था
जलवायु, धरातल, नदी बेसिन के आधार पर। किसके आधार पर? जलवायु, धरातल, नदी बेसिन के आधार पर। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीडमांट का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? तो पीडमांट का मैदान किस नदी बेसिन में है? ऑप्शन देखते हैं, माही, लूनी, बनास, यमुना। तो देखिए, पीडमांट का जो मैदान है वो बनास नदी के बेसिन में है। किस नदी के बेसिन में? बनास नदी के बेसिन में। अब बनास नदी के मध्य टीलेनुमा भाग जो है उन्हीं को कहा जाता है पीडमांट। कौन से भाग? टीलेनुमा भाग। अब इन टीलेनुमा भागों को क्या कहा जाता है? पीडमांट। और पीडमांट सबसे ज्यादा पाए कहाँ जाते हैं? तो देखिए, पीडमांट जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं देवगढ़ के समीप। कहाँ? देवगढ़ के समीप। ठीक है, तो याद रख लेना कि बनास नदी में जो टीलेनुमा भाग है उनको पीडमांट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईडर क्या है? तो ईडर के बारे में ऑप्शन देखते हैं, उदयपुर शहर की तस्तरी नुमा आकृति। तो उदयपुर शहर की तस्तरी नुमा आकृति को क्या ईडर कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर में अरावली का लघु स्वरूप। आप मुझे आंसर कमेंट कर दीजिए फटाफट। भौराट व मेसा के पठार के मध्य का क्षेत्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ईडर कहते हैं भीलवाड़ा में जो अरावली स्थित है, यानी भीलवाड़ा में अरावली का स्थानीय नाम जो है वो ईडर है। क्या है स्थानीय नाम? अब भीलवाड़ा में अरावली जो है वो लघु पहाड़ियों के रूप में स्थित है और इसका नाम वहां के लोगों ने क्या रख रखा है? ईडर। ठीक है, तो अब ईडर का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया और ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ जो कि बौराट पहाड़ियों पर स्थित है, बौराट के पठार की कौन सी सीमा पर स्थित है? क्या पूछा इसने कि कुंभलगढ़ बौराट के पठार की कौन सी सीमा पर स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं, उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा, उत्तर पश्चिमी सीमा, दक्षिण पूर्वी सीमा। तो सबसे पहले तो देखिए बौराट के पठार के बारे में जानते हैं। तो समझ लीजिए, ये बौराट का पठार है, ये इसका उत्तर है और ये दक्षिण हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी उत्तरी सीमा पर क्या है। तो देखिए, इसकी उत्तरी सीमा पर स्थित है कुंभलगढ़। तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कुंभलगढ़ बौराट के पठार की उत्तरी सीमा पर स्थित है। अब देख लेते हैं कि कुंभलगढ़ है कहाँ। तो कुंभलगढ़ आता है राजसमंद में। ठीक है, अब हम ये भी देखते हैं कि दक्षिणी सीमा कौन बनाता है। तो बौराट के पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है गोगुंदा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? गोगुंदा की पहाड़ियां। और गोगुंदा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो गोगुंदा की पहाड़ियां स्थित है झीलों की नगरी उदयपुर में। ठीक है, अब देखिए कुंभलगढ़ के पास में खमनोर की पहाड़ियां भी है। कौन सी है? खमनोर की पहाड़ियां। अब खमनोर की पहाड़ियां से एक नदी निकलती है और वो कौन सी नदी है? तो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। ठीक है, अब बनास की नदी को और क्या कहते हैं?
तो बनास नदी को जिस नाम से जाना जाता है वो है वर्णाशा या वन की आशा, यानी वन की आशा के नाम से जो नदी फेमस है वो है बनास नदी। अब देखिए गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो वो भी आप देख लीजिए। तो यहां से निकलती है आयड, बेड़च, वाक्कल, मानसी। अब देखिए जो आयड नदी है इसी का नाम आगे चलकर बेड़च हो जाता है। जब ये उदय सागर में मिलकर वापस प्रवाहित होती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है, बेड़च के नाम से जाना जाता है। और आयड और बेड़च दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये दोनों बनास की सहायक नदियां हैं। तो आयड और बेड़च दोनों किस नदी की सहायक नदियां हैं, बनास नदी की। ठीक है। और अब वाक्कल और मानसी किसकी सहायक नदियां हैं, तो वाक्कल और मानसी साबरमती की सहायक नदियां हैं। किसकी, साबरमती की। ठीक है। अब बनास नदी के बारे में एक चीज याद रख लेना कि ये पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है। तो अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल भी नहीं झिझकना है। अब आपको पता है कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास। ठीक है। तो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारा प्रकार की आकृतियां मुख्य रूप से दिखाई देती है। तो तारा प्रकार की जो आकृति है वो सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देती है, तो आप इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे दीजिए मुझे कि तारा प्रकार की आकृतियां कहाँ दिखाई देती है। तारा प्रकार के सैंड ड्यून्स के बारे में इसने पूछा है, तो आप बताइए मुझे। सबसे पहले तो देखिए तारा प्रकार की आकृतियां बनती कैसे है। तो तारा प्रकार के बालुका स्तूप जो हैं, सैंड ड्यून्स, कुछ इस तरीके के होते हैं, यानी कि जहां पे 3 कोण भी बन जाते हैं वहां पर भी तारा प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं। या फिर कुछ इस तरह से ये भी तारा प्रकार के बालुका स्तूप है। तो ये किसकी वजह से बनते हैं, तो ये बनते हैं इररेगुलर बाइंड की वजह से। तो देखिए जब इरेगुलर विंड्स होंगी तो किस प्रकार की आकृति बनेगी मरुस्थल में, तो देखिए स्टार टाइप सैंड ड्यून्स बनेंगे। यहाँ पर पवनों की दिशा जो है वो एक तरफ नहीं होती, इसकी वजह से तारा प्रकार की सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है, यानी तारा प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं। और ये सबसे ज्यादा जैसलमेर और श्री गंगानगर के सूरतगढ़ का आपने नाम सुना होगा। कौन सा, सूरतगढ़। कहां पर, श्री गंगानगर। ठीक है, वहां पर ये सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जैसलमेर। तो तारा प्रकार के बालू का स्तूप सबसे ज्यादा कहां बनते हैं, जैसलमेर में। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लूनी बेसिन में पाए जाने वाले प्राकृतिक कुओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, खड़िन, नेड़ा, बेरा, टांका। तो देखिए सबसे पहले तो इन चारों के बारे में जानते हैं कि ये चारों ही क्या है, जल संरक्षण की विधियां हैं, यानी कि ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। तो ये क्या हो गई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, यानी बारिश का पानी जहां इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले खड़िन के बारे में जानते हैं। तो खड़िन देखिए सबसे ज्यादा जैसलमेर में पाई जाती है, यानी कि इसकी शुरुआत ही जैसलमेर में हुई थी। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने इसकी शुरुआत की थी। और खड़िन कैसी होती है, ये देखिए खेत के किनारों पर एक पाल बनाई जाती है, इस तरीके से पाल बना देते हैं जिसमें
बारिश का पानी जो है वो स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे बारिश का पानी स्टोर हो गया तो इससे क्या होगा, तो देखिए ये जो बारिश का पानी स्टोर होता है इससे मिट्टी में नमी बन जाती है और उनकी एक दो फसलों के लिए ये नमी पर्याप्त होती है। तो खड़ी एक तरीके से खेत के किनारों पर बनाई गई पाल है, यानी कि एक चौकोर टाइप का उन्होंने कुछ किनारे जैसे बना के एक खड्डा बना दिया जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और जिसकी वजह से वहां की भूमि जो है उसमें नमी पैदा हो जाती है और जिस नमी की वजह से हमारी फसलें जो है या एक दो फसलों तक वो नमी पर्याप्त होती है। इसके आगे नेड़ा की बात करें तो नेड़ा भी देखिए यही है। बेरा की बात करें तो बेरा लूनी बेसिन में पाए जाने वाले प्राकृतिक कुएं हैं। ठीक है, अब टांका के बारे में बात करें तो टांका जो है उसको एक और नाम से भी जाना जाता है और वो क्या है, कुंडी या कुंड। ठीक है, ये हमने देखा भी होगा कि पश्चिमी राजस्थान में जितने भी लोगों के पास खेत होते हैं वो एक स्टोरिंग का एक कंटेनर जैसा बना के रखते हैं मिट्टी के अंदर, एक गोल तरीके का या चौकोर तरीके का एक गड्ढा सा होता है जिसका सीमेंट से प्लास्टर करके उसको बंद करते हैं, ऊपर से कवर करके रखते हैं, साइड में जालियों जैसा होता है जिससे कि जो भी पत्तियां हैं मिट्टी है वो इस पानी के अंदर जाए नहीं और सीधा पानी जो है वो उसके अंदर जाके स्टोर हो जाए। तो टांका एक तरीके का कुंड है। अब हमारा क्वेश्चन था लूनी बेसिन में पाए जाने वाले प्राकृतिक कुएं, तो उनको क्या कहते हैं, बेरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी, क्या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में देखा है तारागढ़, नाहरगढ़, मोरामजी, सूराघाट। तो सबसे पहले तो देखिए अरावली को कितने भागों में बांटा गया है ये पढ़ते हैं। तो राजस्थान में अरावली कितने प्रतिशत एरिया पर है, तो 9% भूभाग पर अरावली स्थित है। ठीक है, अब इसके मध्य अरावली वाले भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो देखते हैं। तो देखिए मध्य अरावली इसकी सबसे ऊंची चोटी है मोरामजी। कौन सी है, मोरामजी। कितनी है इसकी ऊंचाई, तो ये है 933 मीटर। और मोरामजी है कहां पर, तो मोरामजी है आपका अजमेर में। कहां पर, अजमेर में। ठीक है, अब देखिए एक तो अरावली का पार्ट हो गया मध्य अरावली, दूसरा है उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़। अब रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है ये आप मुझे फटाफट मैसेज कर दीजिए और इस क्लास को शेयर कीजिए सबके साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको क्लास के लिए मिलते रहे। अब रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर। और रघुनाथगढ़ कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सीकर में। ठीक है, अब अरावली का तीसरा पार्ट कौन सा है, तो वो है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर को और किस नाम से जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गुरु शिखर का एक और नाम क्या है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। और गुरु शिखर है कहां पर, ये हमने पहले भी पढ़ा है, गुरु शिखर सिरोही में है। कहां पर है, सिरोही में। ठीक है,
तो अब हमें पता चल गया कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरामजी 933 मीटर, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, गुरु शिखर को एक और नाम से जाना जाता है, वो है संतों का शिखर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सही तथ्य नहीं है, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो हम राइट और रॉन्ग मार्क करते हुए चलते हैं। जो तथ्य सही है राइट, रॉन्ग है हम उसको मार्क करेंगे। तो सबसे पहला तथ्य है घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी पारा में स्थित है। तो घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पारा में। तो ये वाला इनका सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? सही हो गया। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा में। तो ये वाला भी सही है। आड़ा वाला पर्वत, अब आड़ा वाला पर्वत कहाँ है? क्या ये झालावाड़ में है? तो आड़ा वाला पर्वत झालावाड़ में न होकर कहाँ स्थित है? बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। ठीक है, तो आड़ा वाला पर्वत की लोकेशन इन्होंने गलत बता रखी है, तो हम इसको रॉन्ग मार्क कर देते हैं। अब इसने लिखा है बाकर सिरोही में स्थित है। तो क्या बाकर सिरोही में स्थित है? बिल्कुल ये भी है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका राइट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आपका आड़ा वाला पर्वत बूंदी में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगरा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्वी सिरोही में कम ऊंचाई वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर सी है वर्षा काल में बनने वाली मौसमी झीलें, या फिर कोई नहीं। तो मगरा क्या है? तो देखिए, मगरा जो है उदयपुर के, किसके? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं। देखिए, मगरा क्षेत्र जो है इसमें 5 जिले शामिल हैं। अब वो 5 जिले कौन कौन से हैं ये आप मुझे जल्दी से मैसेज करके बताइए, और उन 5 जिलों के साथ साथ उनकी कितनी तहसील जो है वो इसमें कनेक्ट है, आप मुझे वो भी बताएंगे। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं उन 5 जिलों के बारे में। तो 5 जिले हैं अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व पाली। तो ये 5 जिले मगरा क्षेत्र में आते हैं, और अभी मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है जो जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 और 6 में। इस क्षेत्र का विकास करना किसकी जिम्मेदारी है? तो ये राज्य की जिम्मेदारी है, यानी राज्य द्वारा वित्त पोषित योजना है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 2005 और 6 में हुई थी। इसका मुख्य काम क्या है? विकास करना। किसका? इन 5 जिलों के 16 पंचायत समिति के
1715 गांवों का। ठीक है, तो देखिए मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी, और इसका काम क्या है, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली की 16 पंचायत समितियों के 1715 गांव जो है उनका विकास करना। ठीक है, तो अब ये विकास किस क्षेत्र में करेंगे, तो शिक्षा, चिकित्सा, रोशनी, इसके अलावा जितने भी एक ग्राम के विकास के लिए जरूरी उपकरण होते हैं उन सभी की व्यवस्था करना, बेरोजगारी की समस्या को दूर करना, ये सभी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो आप मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को याद रख लेना, स्टार्टिंग हुई थी 2005-6 में और राज्य द्वारा वित्त पोषित योजना है। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक हमें बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, जैविक कारक, धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मृदा। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति को तो सभी कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है जलवायु। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जलवायु भी बदलती जाती है। अब देखिए जलवायु किसे कहते हैं, तो एक प्रकार की मौसमी दशाएं जो लंबे समय तक बनी रहती है, यानी कि ये एक तरीके की मौसमी दशाएं हैं जो लंबे समय तक बनी रहती है, 6 महीने 12 महीने इनको बोल सकते हैं। तो जब एक ही प्रकार की दशाएं बनी रहती है मौसम की, उसे कहते हैं जलवायु। अब इसमें कौन कौन से कारक आते हैं, तो यहाँ पर आता है धरातल, वर्षा, आर्द्रता, यानी कि इन सभी की एक समान स्थिति कंटिन्यू बने रहना ही जलवायु है। अब प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति बिना मनुष्य की मदद से उगती है, यानी जिसमें मनुष्य की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति को जो भी खाद्य पदार्थ चाहिए या फिर उसको जिस भी चीज की जरूरत होती है वो प्राकृतिक तरीके से स्वयं ही ग्रहण कर लेती है। तो हमारे यहाँ राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वह कारक है जलवायु। ठीक है, तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 14 कालक्रम के अनुसार सही है। सॉरी, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि काल क्रम के अनुसार कौन सा क्रम सही है, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां, बांगड़ प्रदेश, हाड़ौती का पठार, खग्गर प्रदेश। तो देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि मेरवाड़ा पहाड़ियां जो है वो किससे संबंधित है, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियों का संबंध है अरावली से। किससे, अरावली से। ठीक है, अब बांगड़ प्रदेश, इसका संबंध किससे है, तो बांगड़ प्रदेश का संबंध है मैदानी भाग से। किससे, मैदानी भाग से। और हाड़ौती का पठार, इसका संबंध किससे है, इसने तो खुद ने नाम बता दिया हाड़ौती, यानी दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्वी पठार की बात हो रही है। और घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश का संबंध किससे है, घग्गर प्रदेश का संबंध है थार डेजर्ट से, थार मरुस्थल से। अब इसने पूछा है कालक्रम, तो हम देखते हैं कि भाई किसकी संरचना किस काल में निर्मित हुई थी। तो सबसे पहले हम अरावली के बारे में देखते हैं, तो अरावली किस काल की है, तो अरावली प्री कैम्ब्रियन, यानी कि 70 करोड़ वर्ष पूर्व, 70 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की संरचना निर्मित हुई थी।
अब बांगड़ प्रदेश का निर्माण कब हुआ था, या मैदानी भागों का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था प्लीस्टोसीन काल में। किसमें? प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन के भी पूर्व काल में। ठीक है। अब देखिए हाड़ौती का पठार, इसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ था क्रिटेशियस काल में। किसमें? क्रिटेशियस काल में। ठीक है। अब थार डेजर्ट, थार डेजर्ट जो है वो सबसे नवीनतम संरचना है या जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का निर्मित क्षेत्र है। तो इसकी संरचना कब स्थापित हुई थी? तो ये देखिए इसका निर्माण हुआ था प्लीस्टोसीन के ही पूर्व काल में, सॉरी उत्तर काल में इसकी संरचना का निर्माण हुआ था। तो अब देखिए सबसे पहले कौन सा काल आता है? तो सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन यानी अरावली मेरवाड़ा की पहाड़ियां, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद कौन सा काल आता है? तो उसके बाद आता है क्रिटेशियस, तो ये हमारा नंबर 2 हो गया। उसके बाद प्लीस्टोसीन पूर्व, तो ये हमारा नंबर 3 हो गया। प्लीस्टोसीन उत्तर, तो ये हमारा नंबर 4 हो गया। तो 1 3 2 4। अब हम ऑप्शन देखते हैं कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 3 2 4 ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनका विभाजन किन किन तरीकों से किया गया है और उनका निर्माण कौन से काल में हुआ है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्र राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? इसने क्या पूछा है कि राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल कितना है? तो हम ऑप्शन देखते हैं 23 9 11 7। तो देखिए राजस्थान के मध्यवर्ती भाग का राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल में 9% भाग है। कितना है? 9% भाग, यानी मध्यवर्ती भाग ने कितना प्रतिशत भूभाग घेर रखा है? 9%। तो आज के इस क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं और हम जल्द ही मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।